नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार जीएस बोर्ड एग्जाम में। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही एक वीडियो में बताया था कि 1 जनवरी से मेरी क्लासेस जो है वो यूट्यूब पर स्टार्ट हो जाएंगी इसी चैनल पर। तो इसी प्रोग्रेस को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक नई क्लास को लेकर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा एक्टिव और पैसिव का। जैसे किसी वाक्य का एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है और उसके क्या-क्या नियम हो सकते हैं। तो बिना समय गवाए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो रहेगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। किसी किसी भी टॉपिक को अच्छे से पढ़ने के लिए सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि इस टॉपिक को कहते कैसे, क्या-क्या इसकी डेफिनेशन हो सकती हैं। सबसे पहले आपको मैं ये बताऊँगा कि एक्टिव और पैसिव कहते किसे हैं। जैसे कभी किसी भी वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो डूअर हो तो हम उसको एक्टिव में लिखेंगे, और जब किसी वाक्य का रिसीवर जो सब्जेक्ट बन जाए उसे हम पैसिव में लिखेंगे। सबसे बड़ी बात, रिसीवर और डूअर, डूअर जो होता है वो कार्य को करने वाला होता है। कार्य को करने वाला अगर किसी वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है तो हमें वाक्य को एक्टिव में लिखना पड़ेगा। यदि किसी वाक्य में पैसिव जो है वो बनाते समय जो रिसीवर है जिस पर कार्य का प्रभाव पड़ रहा है, जिसे हम आसान भाषा में ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, यदि वो किसी वाक्य का सब्जेक्ट है तो हमें वाक्य पैसिव में ही लिखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो एक्टिव बनाते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे आपको मैं जो है एक नए नियम से आपको एक्टिव से पैसिव बनाना सिखाऊँगा, जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। मेरा जो एक्टिव पैसिव पढ़ाने का तरीका है वो थोड़ा-सा डिफरेंट है, क्योंकि मैं कभी भी एक्टिव पैसिव किसी भी स्ट्रक्चर से नहीं कराता। जैसे आपको ये भी नहीं पढ़ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है या पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है या फ्यूचर इंडेफिनिट का है या किसी कंटीन्यूअस का है। आपको ये कुछ भी नहीं पढ़ना। बस मेरे कुछ रूल्स हैं, उनको आज फॉलो करके किसी भी वाक्य का आप एक्टिव से पैसिव मात्र 4 से 5 सेकंड में बना सकते हैं। बस आपको 3-4 रूल याद करने होंगे। हर क्वेश्चन में आपको वही रूल लगाने हैं, एक्स्ट्रा कोई रूल लगाना नहीं। किसी वाक्य की आपको पहचान नहीं करनी कि कौन सा वाक्य कौन से सेंटेंस का है। इसी तरह से आप किसी भी वाक्य का बना सकते हैं। आप असर्टिव वाक्य में जितने भी वाक्य जब आते हैं असर्टिव में, उन सभी का जो एक्टिव से पैसिव है वो आसान भाषा में बिल्कुल इन्हीं चारों नियम से बना सकते हैं, 4 या 5 नियम से बना सकते हैं। और आपको इम्पेरेटिव की कुछ क्लासेस या असर्टिव से अलग जितनी भी क्लासेस होगी वो आपको मैं और किसी दिन बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो चलिए आज हम इन 4 रूल्स को पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये 4 रूल याद करने होंगे। सबसे पहला जो रूल है वो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाना है। सबसे पहले जो नियम हमारा आता है वो है, जब किसी वाक्य का एक्टिव वॉइस है, उस वाक्य का कोई सा भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हमें सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाते समय पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाना है। दूसरे नंबर पे आपको देखना है, यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब दी गई है, हेल्पिंग वर्ब यदि वाक्य में है डू या डज या डिड को छोड़कर, तो आपको उससे कोई भी मतलब छेड़खानी नहीं करनी। वो वैसी की वैसी बनी रहेगी। और यदि नहीं है तो आपको खुद अपने आप भी लगानी पड़ सकती है कुछ वाक्यों में। तीसरा जब नंबर हमारा जो नियम है, आपको मेन वर्ब की फॉर्म को देखना है। मेन वर्ब की जो फॉर्म होगी वही फॉर्म हमें बी, एक वर्ब होती है बी, उसकी लगानी पड़ेगी, बी की लगानी होगी।
अभी आपको ये नियम थोड़े से अटपटे से लग रहे होंगे, जब मैं 1-2 एग्ज़ाम्पल आपको समझाऊँगा, तो आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे-कैसे इसको अप्लाई करना है। नंबर 4 जो नियम है, सबसे इम्पोर्टेंट नियम यही है, यदि किसी वाक्य की मेन वर्ब जो है, उसको हमें थर्ड फॉर्म में लिखना है, थर्ड फॉर्म में लिखना होगा। और नंबर 5 जो नियम और आखिरी नियम जो है, हमारा जो पैसिव बनाते समय नहीं पैसिव नहीं, एक्टिव लिख सकते हैं। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट था, उसको हमें पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, वो भी प्रपोजिशन बाई को जोड़कर, बाई से बाई से जोड़कर बाई से जोड़कर हमें क्या बनाना है, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाना है। ये 5 नियम जो है, वही आपको हर असर्टिव के हर वाक्य में यही 5 नियम लगाने हैं, इनसे अलग कोई सा भी नियम नहीं लगाना। अब यहाँ एक बात आई कि बी की फॉर्म, ठीक है, ये भी समझ लो। यदि किसी वाक्य का हमें पैसिव बनाना है तो एक चीज़ कॉमन रहती है, ज़्यादातर टीचर ये बताते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉमन रहती है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वर्ब की ओनली थर्ड फॉर्म तो हमारी हैव के भी बाद आ सकती है, तो ये पैसिव हो जाएगा। हैव की फॉर्म के बाद अगर थर्ड फॉर्म है तो ये पैसिव कभी नहीं होगा, पैसिव थोड़ी होगा, ये तो परफेक्ट कहलाएगा। तो सबसे बड़ी बात जो पैसिव है, पैसिव बनाते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कहीं भी अगर बी की फॉर्म के बाद थर्ड फॉर्म आती है या बी की फॉर्म के बाद अगर थर्ड फॉर्म नहीं है तो वो पैसिव हो नहीं सकता। बी की फॉर्म के बाद अगर थर्ड फॉर्म है तो वही वाक्य हमारा पैसिव वॉइस कहलाएगा, वाक्य चाहे हो किसी का भी। ये नहीं है कि अब बात है बी की फॉर्म की, तो बी की फॉर्म जो होती है वो 4 होती है। एक तो खुद में होती है ये बी जो होती है वो होती है हमारी बेस फॉर्म। क्या होती है? बेस फॉर्म। अब आ जाओ, बी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है इज, आर और एम। बी की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है बॉज या बर। बी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है बीन। और बी की जो फोर्थ फॉर्म होती है वो होती है बीन। हमारे अगर इन वर्ड्स के बाद यदि वाक्य में किसी भी वाक्य में वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे तो वो वाक्य हमारा पैसिव वॉइस का कहलाएगा। जैसे मैं आपको लगभग 10-12 एग्जाम्पल से समझाऊंगा। किसी भी वाक्य को आपको पहचानने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप किसी भी वाक्य का पैसिव जो है वो आसानी से बना सकते हैं। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं कि किसी भी वाक्य को एक्टिव से पैसिव कैसे बना सकते हैं, इन 4 नियम से ही बस। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा बातें मैं बतानी इसमें ज़रूरी है, क्योंकि बिना एक्स्ट्रा बातों के आप वाक्य नहीं बना सकते जो कि हमारी की पॉइंट्स के तौर पर कार्य करेंगी। जैसे आपने सुनी होंगी वर्ब की जो फॉर्म है वो टोटल ज़्यादातर जितने भी टीचर होते हैं वो 3 प्रकार की बताते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो वर्ब की फॉर्म होती है वो 3 नहीं बल्कि 5 प्रकार की होती है। वर्ब की जो फॉर्म है वो 5 प्रकार की होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। अच्छा, इनका सभी का नाम अलग अलग है। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का नाम होता है प्रेजेंट, लेकिन और वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म होती है उसका भी नाम होता है प्रेजेंट। लेकिन इन दोनों में जो डिफरेंस है वो है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी वो प्लूरल के साथ हमेशा यूज होगी, और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी मतलब फिफ्थ फॉर्म, वो हमारी सिंगुलर के साथ प्रयोग होगी। अच्छा, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, उसको हम पास्ट का नाम देते हैं। यदि कहीं भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आए तो उसको हम पास्ट बोलेंगे, चाहे हो कोई सा भी, ये मैटर नहीं करता। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक जब परफेक्ट कहलाएगी और एक कहलाती है पैसिव वॉइस, जिसको हम आज पढ़ेंगे। परफेक्ट जब कहलाएगी जब हैव की किसी भी फॉर्म के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख जाए तो वो परफेक्ट कहलाएगी, और बी की फॉर्म के बाद अगर कोई सी वर्ब थर्ड फॉर्म में आ जाए तो वो हमारी पैसिव कहलाएगी। बच्ची हमारी फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म वो होती है जिसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होता है, और इसको हम कंटिन्यूस का नाम देते हैं। वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म होती है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर कंटिन्यूस बोला जाता है, और कंटिन्यूस हमेशा बी की फॉर्म के बाद ही आएगा, वही कंटिन्यूस कहलाएगा। ये भी हमें याद रखने की बात है, ठीक है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमें अपना कोई सा भी वाक्य एक्टिव से पैसिव बनाना है। चलिए शुरू करते हैं, किसी वाक्य को एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जा सकता है।
देखो, पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। नंबर 1 एग्जाम्पल मैंने लिया, सी राइट्स एन एसे डेली। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। आपको ये नहीं सोचना कि ये कौन सा वाक्य है, बस आपको वो जो मैंने 5 नियम लिखवाए वही याद रखनी है। उनमें से सबसे पहला नियम था, अच्छा सबसे बड़ी बात, हमें वाक्य को पहचानने में भी बहुत ज़रूरी है। जैसे किसी वाक्य में सी है, ये क्या है, राइट्स है, ये क्या है, एनएस से है, ये क्या है, या डेली है, ये क्या है। तो सभी को हम अलग अलग बांट लेते हैं। जैसे सी जो है वो यहाँ पे सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है। अच्छा, राइट्स जो है वो मेन वर्ब है, क्योंकि है वर्ब अगर एक शब्द में है वो तो हमेशा मेन वर्ब होगी। एन एस से जो है वो ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, क्योंकि आर्टिकल के साथ नाउन। और जो डेली है वो एक हमारी वर्ब को दर्शा रहा है कि मतलब जो कार्य है वो रोज होता है या कब होता है। कब, जब आंसर कब आ जाए तो हमारा वो एडवर्ब होता है। यहाँ ये एडवर्ब है, क्यों? क्योंकि डेली, डेली का मतलब रोजाना, और रोजाना कोई कार्य हो रहा है तो वो कार्य को होने को दर्शा रहा है कि कार्य कब हो रहा है। ठीक है। अब इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होगा। तो ऑब्जेक्ट एन एस से, तो एन एस से आ गया। ठीक, मैंने आपको बताया अगर हेल्पिंग वर्ब है तो बढ़िया, नहीं है तो हमें मेन वर्ब की फॉर्म को देखना है। मेन वर्ब की फॉर्म कौन सी है? पांचवी, और पांचवी को ही प्रेजेंट कहते हैं। प्रेजेंट, इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी प्रेजेंट, बी की पांचवी फॉर्म तो होती नहीं है, तो फर्स्ट फॉर्म ही प्रेजेंट का कार्य करेगी, और ये भी प्रेजेंट है, तो हमें इसको देखना है ये कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब की पांचवी फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म बात एक ही है, क्योंकि प्रेजेंट और प्रेजेंट, सीधी सी बात। अच्छा, वर्ब की जब ये पांचवी फॉर्म है तो इसके अकॉर्डिंग बी की जो फॉर्म आएगी वो पहली फॉर्म आएगी। क्यों? क्योंकि ये भी प्रेजेंट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का नाम भी प्रेजेंट। ठीक है। अब एन एस से जो है वो एक वचन की क्रिया है, क्योंकि यहाँ एक बात और, सी जो है वो एक वचन है, और एक वचन के साथ एक वचन की ही क्रिया आ सकती है। इस वजह से इसमें हमें क्या लगाना पड़ा? एस, क्योंकि किसी भी वर्ब में अगर हम एस या ईएस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाती है। इसी वजह से ये सिंगुलर हो गई। अब मान लो एन एस से एक वचन, अब एक वचन के हिसाब से एज आना चाहिए, क्यों? क्योंकि इस लास्ट में एस है, और एस जिसके लास्ट में होगा वो एक वचन की क्रिया कहलाएगी। ठीक है, एन एस से एज। अब हमारे तीसरे रूल पर आए हम, तीसरा रूल हो गया। अब चौथे रूल पे आए, वर्ब की जो फॉर्म होगी मेन वर्ब, उसको हमें थर्ड फॉर्म में लिखना होगा। तो यहाँ हो जाएगा रिटन। क्या हो जाएगा? रिटन। रिटन। अच्छा, सब्जेक्ट को बाई प्रपोजिशन से जोड़ना है और ऑब्जेक्ट बनाना है बाई हर। ये हो गया कंप्लीट आपका। मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये वाक्य किस सेंटेंस का है, फिर भी हमने उन 4 रूल या 5 रूल से ही ये वाक्य बना दिया। जैसे अब दूसरा वाक्य ले हम, एक वाक्य मैं और ले लूँ, ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क। हिज वर्क। ठीक। अब ये वाक्य जो है, सेंटेंस जो है वो ही से शुरू हुआ। ही जो है वो सब्जेक्ट का कार्य करेगा। है जिसमें फिनिश्ड, 2 वर्ब है। और यदि किसी वाक्य में 2 वर्ब है तो पहली हेल्पिंग और दूसरी क्या होगी? मेन। और ये पूरा, ये है पजेसिव एडजेक्टिव, ये नाउन, ये पूरा हमारा जो कार्य करेगा वो ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा। ठीक है। सबसे पहला नियम हमारा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। तो सबसे पहले हिज वर्क। ठीक। अब ये देखना हेल्पिंग वर्ब है तो रहने दो। अच्छा, ही के अकॉर्डिंग भी हैज आएगी, हिज वर्क के अकॉर्डिंग भी हैज आएगी। ठीक है। अब हमें देखना मेन वर्ब की फॉर्म, कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। अच्छा, एक चीज और, जैसे मैं आपको बताऊं, फिनिश जो एक वर्ब है उसका मतलब होता है किसी कार्य को समाप्त करना। इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म भी जो होती है वो भी होती है फिनिश्ड। अब इसमें हम कैसे पहचाने कि ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म? तो एक बार में आप समझे। देखो, जैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर कहीं भी आ रही है तो उससे पहले कोई वर्ब नहीं आएगी। यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म कहीं भी आ रही है तो उससे पहले 100% एक वर्ब होनी ही चाहिए। 100% क्या होनी चाहिए? एक वर्ब होनी ही चाहिए। तो देखो, इससे पहले ये फॉर्म एक वर्ब है, और इससे पहले ये अगर ये वर्ब है तो ये थर्ड फॉर्म होगी। तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म देखिए यहाँ? थर्ड फॉर्म। तो हमें थर्ड फॉर्म है जब, तो हमें इसको ही देखकर बी की फॉर्म को लगाना है।
बी की थर्ड फॉर्म हमें लगानी है तो हैज के अकॉर्डिंग क्या आएगी, बीन। अब इसको तो थर्ड फॉर्म में चेंज ही करना, तो थर्ड फॉर्म तो पहले से ही दी गई है। ठीक है, ये समझ में आया, ये इरेज कर सकते हैं हम। आओ देखो, हिज वर्क हैज बीन फिनिश्ड, फिर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो है वो प्रपोजिशन बाई से जोड़ना है। बाई ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। यदि हमें बाई ही लगाना है, ये भी एक हमारा डाउट हो सकता है, किसी भी क्वेश्चन में, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन में हमें बाई ही लगाना होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ वर्ब जो होती हैं वो अपने साथ वर्ब अपनी फिक्स्ड प्रपोजिशन लेती है। उन फिक्स प्रपोजिशन को छोड़कर हमें हर वाक्य में बाई से ही ऑब्जेक्ट को जोड़ना है। जैसे एक एग्जांपल में ले लूँ फिक्स प्रपोजिशन का, नंबर 3 एग्जांपल, जैसे आई नो हिम वेरी वेल। मैंने एक एग्जांपल लिया, इसमें सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, अच्छे से जानता हूं, तो एडवर्ब, सीधी सी बात। ठीक। अच्छा, अब सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो ही। ये देखो कौन सी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो बी की भी फर्स्ट फॉर्म लगेगी, क्या होगी, ही। अच्छा, आई के हिसाब से, आई जो है वो प्रेजेंट में बहुवचन कहलाता है, ही जो है वो एक वचन, तो ही के हिसाब से क्या आएगा, इज। ही इज। अच्छा, इसकी थर्ड फॉर्म तो नॉन। रूल वही चार है, 4 या 5 जो भी मैंने लिखवाई, उन्हीं को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप लगाना है, बाकी अपने आप बनता चला जाएगा। ही इज नोन। अब नोन एक ऐसी वर्ब है, नो एक ऐसी वर्ब है, यदि इस वर्ब को हम पैसिव में बनाए तो इसके साथ हमें हमेशा क्या लगाना पड़ेगा, टू। तो हमें ही इज नोन। अब यहाँ बाई नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इसके साथ जो प्रपोजिशन है वो है टू। तो हमारे टू के साथ मी, क्यों? ऑब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट का क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट। आशा करता हूँ ये आपको तीनों एग्जाम्पल अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। अभी 2-4 एग्जाम्पल मैं और लेके आपको बताऊं। यही रूल हम प्रत्येक क्वेश्चन में लगा सकते हैं। एक मिनट, मैं इसको रेज कर दूं और फिर हम अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो प्रत्येक रूल हमें वही लगाना है, 4 जो रूल मैंने लिखवाए हैं आपको, और ये आपको साथ साथ लिख लेना है सब। एग्जाम व्यू में आपको डायरेक्ट ही हमारे क्लास से क्वेश्चन मिलेंगे, जैसा कि मैं आपको इम्पोर्टेंट बताता रहूँगा कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। तो चलिए एक एग्जाम्पल मैं और लूँ। एग्जाम्पल, चलो नंबर नहीं लिखे, मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा is plucking the flowers, the flowers. मिस्टर शर्मा इज प्लकिंग द फ्लावर्स। एक क्वेश्चन हमने ये लिखा, मैंने आपको ये भी कोई से क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि ये जो वाक्य है वो कौन से स्ट्रक्चर से है या कौन सा सेंटेंस है। हमें बस रूल वही लगाने हैं जो मैंने आपको लिखवाए, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा, ना ही स्ट्रक्चर रटने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होगा। अच्छा, मिस्टर शर्मा जो थे वो सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के हिसाब से तो इज आया, लेकिन द फ्लावर्स एस लगा हुआ है, किसी भी नाउन में एस लगा हो तो वो बहुवचन कहलाता है, कुछ नाउन्स को छोड़कर जो डेफिनेट है। द फ्लावर्स, अब फ्लावर्स के अकॉर्डिंग आर आएगा, द फ्लावर्स आर। अब हमें मतलब हेल्पिंग वर्ब में तो कोई कुछ करना नहीं था, बट मेन वर्ब की फॉर्म देखनी, कौन सी फॉर्म है, आईएनजी। तो बी की आईएनजी फॉर्म लगानी है, कौन सी, बीइंग। क्या होगी, बीइंग, बी, बीइंग। अब प्लग्ड जो है वो प्लक है, जो प्लक जी थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है प्लग्ड, तो प्लग्ड लगाओ, प्लग्ड। अब किसके द्वारा, मिस्टर शर्मा, तो बाय मिस्टर शर्मा। कोई सा भी आप सेंटेंस ले सकते हैं इस प्रकार से, वो आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे किसी क्वेश्चन को मान लो इसमें एक ऑब्जेक्ट था, यदि किसी वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट आ जाए तो हम किसी वाक्य को कैसे बनाएंगे, एक एग्जांपल से समझते हैं। दे गेव मी बुक्स। ठीक, एक एग्जांपल दो, मतलब एक ऑब्जेक्ट और 2 ऑब्जेक्ट, कितने ऑब्जेक्ट हो गए, 2। ठीक है,
गेव जो है वो गिफ्ट क्या है, सेकंड फॉर्म, बस यही याद रखना है। अच्छा, एक्टिव से पैसे बनाते समय आपको वर्ब्स की फॉर्म तो याद होनी ही चाहिए। और अगर वर्ब की फॉर्म्स याद नहीं है तो आप याद करिए, मैं आपको क्लास में भी लिखवाता रहूँगा। तो आइए चलिए इस वाक्य को हम बनाएँ। चाहो तो आप मी से बना सकते हो और चाहो तो बुक से। अच्छा, ऑब्जेक्ट हमेशा 2 ही प्रकार के होते हैं। 2 ही प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट। जब कोई वस्तु क्या का जवाब दे व्हाट का, तो हम उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जब किसी आंसर में हमें whom का जवाब मिले, whom किसे, तो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे उन्होंने मुझे दी किताबें, ठीक? क्या दी? किताबें, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे दी? मुझे, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है? हम इससे भी बना सकते हैं और ये इससे भी। चलो पहले इससे बनाएँ, दोनों तरीके से बनाएँ। आई जो मी जो है वो आई का ऑब्जेक्ट होता है, तो सबसे पहले तो आई, क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है? ये देखना है कौन सी फॉर्म है, सेकंड। तो बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वॉज या वर। तो आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा? वॉज। ठीक है? आई वॉज। अब इसकी थर्ड फॉर्म क्या? गिवन। आप पहले रूल सब लिख लेना और एक-एक करके स्टेप बाय स्टेप रूल को लगाना है। कोई सा भी क्वेश्चन हो सब एक ही बार में बन जाएँगे। आई वाज़ गिवन, ठीक है? बुक्स, गिवन बुक्स बाय देम, क्योंकि दे का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? देम। अच्छा, इसी वाक्य को हम सेकंड मेथड से बनाएँ तो, बुक से बनाएँ तो क्या होगा? तो बुक्स, आई के अकॉर्डिंग वाज़ आया, बुक्स के अकॉर्डिंग क्या आएगा? वर। बुक्स वर गिवन। बस एक ही नियम है यहाँ कि जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएँ, तो हमें जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वो हमें प्रीपोज़िशन टू या फॉर से जोड़ना है। टू से ही ज़्यादातर जुड़ेगा, तो हमें यहाँ टू से जोड़ना है, गिवन टू मी। क्यों? क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट तो ये बन गया, अब इसका तो कोई कार्य नहीं, इसलिए हमें इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। वर्ब क्या हो गई ये? इनडायरेक्ट, बस सीधी-सी बात। बाय देम, बस इतना सा डिफरेंस है, थोड़ा-सा डिफरेंस है। यदि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएँ, तो बीच में टू को जोड़कर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यदि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएँ, तो डायरेक्ट वर्ब के बाद क्या हो जाएगी? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक। मैं आशा करता हूँ आपको ये सब अच्छा समझ में आया होगा। तो ऐसे ही हमें फॉलो करते रहिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूँगा। अभी लगभग 1 डेढ़ महीना है आपकी तैयारी में, जितना हो सकेगा मैं आपके साथ हूँ। तो आप मुझे फॉलो करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर भी करें, जो भी दोस्त आपके पढ़ने वाले हैं उन्हें। और वीडियो अच्छी लगी तो एक कमेंट भी लिखें, जिससे कि मुझे पता लगे हाँ, आपको समझ में आ रहा है। यदि आपका कोई डाउट भी है, वो भी मुझसे आप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं ज़रूर आशा करता हूँ कि कोशिश करूँगा कि उस डाउट को आपका अगली क्लास में सॉल्व करूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।